हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। पिछले 8 से 10 सालों में दुनिया में जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड अराउंड दे आर फेसिंग ग्रेट चैलेंजेस। दुनिया भर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज राइज पर हैं जो एक्सट्रीम व्यूज़ रखती हैं और ये दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में इसने बहुत बड़ी हलचल मचा दी। अराउंड द वर्ल्ड एक बड़ी डिस्कशन और डिबेट शुरू हुई कि हाउ इन द 21st सेंचुरी अथॉरिटेरियन लीडर्स और लीडर्स विद एन अथॉरिटेरियन इंस्टिंक्ट्स जब वो आ जाते हैं तो डेमोक्रेसीज को कैसे थ्रेट होता है। और इसी को आज की इस पॉलिटिकल थियोरी में हम डिस्कस करेंगे, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, डेमोक्रेसीज कैसे मरती हैं। स्ट्रक्चर तो रह सकता है लेकिन किस तरह से साइलेंटली डेमोक्रेसी को किल किया जा सकता है, इसी को डिस्कस किया है अपनी बुक में स्टीवन लेविस्की और डैनियल ज़िबलाट ने। ये बुक एक ऐसे थॉट प्रोसेस का इनिशिएशन है जो कि 2016 में ट्रंप के इलेक्शन के बाद में सामने आया। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल थियोरिस्ट, एनालिस्ट और जर्नलिस्ट ने लिखी जो इस पॉइंट को डिस्कस करती हैं। टिमोथी श्नाइडर की बुक आई ऑन टिरेनी लेसन्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी, ये 2017 में आई। 2018 में डेविड फर्म की बुक आई ट्रम्पोक्रेसी। 2019 में मैडलिन अल्ब्राइट की बुक आई फैशिज्म ए वार्निंग और 2020 में माशा गेसिन की बुक आई सर्वाइविंग ऑटोक्रेसी। ये सारी किताबें, ये सारे बुक्स और ये सारे पॉलिटिकल थिंकर्स एक आइडिया को डिस्कस करते हैं एंड दैट आइडिया इज how these authoritarian leaders are a challenge to democracies around the world। चाहे हम हंगरी की एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम वेनेजुएला की एग्जाम्पल ले लें या और कोई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की हम एग्जाम्पल ले लें, और इन्हीं आइडियाज़ के नॉर्म्स पर हम हमारी कंट्री को भी देखें। हाउ डेमोक्रेसीज डाई ये बुक पब्लिश होते ही न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर के नंबर 12 पर पहुंची एंड इट बिकेम रियली वेरी वेरी पॉपुलर। आज इसी पॉलिटिकल आइडिया को हम डिस्कस करेंगे। 2020 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स को पब्लिश किया और उसने ये बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज़, इनकी रैंकिंग क्या है और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड टू चेक हाउ डेमोक्रेसी इज गोइंग इन दिस कंट्री। टू बी वेरी सरप्राइजिंग, इंडिया की रैंकिंग 2014 में इंडिया रैंक्ड 27 and by the end of 2020 इंडिया रैंक्ड 53। यानी सिर्फ 6 सालों में इंडिया की रैंकिंग हैज़ कम डाउन टू 26 प्लेसेस एंड इंडिया हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। और जो रीज़न इस रिपोर्ट ने दिया दैट इज़ कि कॉन्स्टेंटली इंडिया में जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं दे आर अंडर ह्यूज प्रेशर। व्हाट वर दीज नॉर्म्स एंड व्हाट वर द मॉनिटर्स दैट वर यूज्ड? सिविल लिबर्टीज, प्लूरल कल्चर, political participation, political culture and the electoral process। Political participation और political culture ये एक बहुत important norm है। आज हम ये देखेंगे कि what are those important processes by which democracies ख़त्म हो जाती हैं। तो जो रीज़न ऑथर लिखते हैं वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है और अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि व्हेन वी आर रनिंग दिस कंट्री, वेदर वी आर इन ऑपोजिशन और वेदर वी आर इन द रूलिंग सेक्शन, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर अनरिटन एंड दैट आर फॉलोड बाय एवरीबडी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है। देयर इज अ रेड लाइन विच नो पॉलिटिकल पार्टी crosses in terms of its opponents। These are called as the norms। पहला रीज़न जो ऑथर्स बताते हैं डेमोक्रेसी के डिग्रेड होने का वो ये है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए वो इन अनरिटन नॉर्म्स का कोई ख्याल नहीं रखे। ये नॉर्म्स क्या होते हैं? ये नॉर्म्स 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल फोरबियरेंस and number 2 mutual tolerance। Mutual tolerance amongst political parties is very very important because it keeps the political space healthy। पॉलिटिकल पार्टी कोई जब पावर में आए और एग्रेसिवली अपने ओपोनेंट्स को टारगेट करे by using state institution and to bring them into submission, वो ये कहते हैं this is one of the most dangerous tools that can be used to kill a democracy। इसीलिए जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो पावर में हो और अगर वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करे टू सप्रेस द ऑपोजिशन, वो स्टेट इंस्टीट्यूशन को वेपनाइज करे, जैसे कि केस में हम रशिया में देखते हैं। रशिया में पुतिन ने इस तरह से पॉलिटिकल ऑपोजिशन को कंप्लीटली क्रश कर दिया है।
रशिया में इलेक्शन जरूर होते हैं बट रशिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। आप देखें किस तरह से रशिया में द इन्फोर्समेंट एजेंसीज, द टैक्सेशन एजेंसीज, द ड्रग एजेंसीज, द मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसीज, ये सारी एजेंसीज जिनके अलग अलग नाम होते हैं, जब इनको वेपनाइज कर दिया जाता है टू शट डाउन योर ओपोनेंट्स, डेमोक्रेसी बिकम्स पैरालाइज। एंड नॉट ओनली दैट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, पॉलिटिकल स्पेस एक्सट्रीमली पोलराइज हो जाता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने ओपोनेंट्स को लेजिटिमेट हायर नहीं समझती हैं, लेजिटिमेट ओपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस नहीं समझती हैं, तब वो उनको किसी भी तरह से एक्सेप्ट या टॉलरेट नहीं करना चाहती हैं। वो उनको क्रश कर देना चाहती हैं, वो उनको ख़त्म कर देना चाहती हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑपोजिशन रहेगा, ऑपोजिशन पार्टीज रहेंगी, डेमोक्रेसी उतनी ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगी। और ये तब होता है जब दो पॉलिटिकल सिस्टम्स या दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में न सिर्फ कुछ आइडियाज़ का डिफरेंसेस हो, बल्कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट वो नया वर्ल्ड व्यू रखते हों। जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में हो वो पूरा एक नया अपना वर्ल्ड व्यू रखे, तो वो हर आदमी को अपना ओपोनेंट समझती है एंड इट ट्राइज टू टारगेट एंड फिनिश इट। इसी को एजरा केलिन ने अपनी बुक वाई वी आर पोलराइज, जो कि 2020 में पब्लिश हुई, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक्सट्रीम टूल्स यूज करके पॉलिटिकल स्पेस को पोलराइज कर देती हैं। और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल है, और वो टूल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के गेट कीपर्स की तरह वो काम करें। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल 1990 में अमेरिका में लुइसियाना स्टेट इलेक्शन में हमको देखने को मिलती है। लुइसियाना स्टेट इलेक्शंस जब आए, हम जानते हैं कि अमेरिका में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। एक है डेमोक्रेट्स जो लिबरल होते हैं, और दूसरे हैं रिपब्लिकन्स जो राइट विंग होते हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस राइट होती है, वाइट सुपरमेसिस्ट आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ राइट विंग आइडियोलॉजीज ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम होती हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड एज द कू क्लक्स क्लैन। कू क्लक्स क्लैन एक वाइट सुपरमेसिस्ट कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में काम करती है। इसके जो लीडर होते हैं, सुप्रीम लीडर, इनको ग्रैंड विजर्ड कहा जाता है। तो लुइसियाना के स्टेट इलेक्शन में उनके एक्स ग्रैंड विजर्ड डेविड ड्यूक, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो पोल्स के इनिशियल रुझानात आ रहे थे, जो पोल्स से इनिशियली समझ में आ रहा था, वो ये था कि द पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इज गोइंग टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीम राइट विंग लीडर, और चांसेस हैं कि ये इलेक्शन को जीत जाएंगे। जब ये चीज़ें सामने आई तो वो हुआ जो अमेरिका की डेमोक्रेसी में कभी नहीं हुआ था। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टीज और रिपब्लिकन कैंडिडेट्स ने ग्रैंड ड्यूक को छोड़कर नाउ दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स, और धीरे धीरे बाकी रिपब्लिकन कैंडिडेट्स ने अपनी नॉमिनेशंस लेनी वापस कर दी, जब उनको ये समझ में आया कि देयर कैन बी एक्सट्रीम राइट विंग अनअपोलोजेटिक वाइट सुपरमेसिस्ट लीडर के इलेक्ट होकर आने के चांसेस हैं। तो इस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ने अपना रोल प्ले किया in preservation and in conservation of the American democracy. As a result of that, Democratic candidate थे वो जीत गए और डेविड ड्यूक वो हार गया। ये इम्पॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फ्रेमवर्क में प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पॉलिटिकल कैंडिडेट्स फील्ड किए जाते हैं, जब पॉलिटिकल कैंडिडेट्स लाए जाते हैं, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को हम सपोर्ट करेंगे या लाए जाने चाहिए। अगर हमारी चॉइसेस ये हैं कि एक्सट्रीम कैंडिडेट्स जो टेररिज्म के चार्जेस में इन्वॉल्व हैं, एक्सट्रीम कैंडिडेट जो एक्सट्रीम राइट विंग व्यू रखते हैं, फैशिस्ट व्यू रखते हैं, एक्सट्रीम पोलराइज्ड और वायलेंट व्यूज़ रखते हैं, इनको अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो अगर इसको टॉलरेट कर रही है, दैट मीन्स इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स किलिंग डेमोक्रेसी। जाहिर है कोई भी डेमोक्रेसी एक दिन में पोलराइज नहीं होती है। अगर हम अमेरिका की ही एग्जांपल ले लें तो अमेरिका में जो हम देखते हैं कि ट्रंप के इलेक्शन में एंड सेकेंड टर्म फॉर विच ही कंटेस्टेड द इलेक्शंस, और इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए, हमने देखा कि जिस तरह से कैपिटल हिल का पूरा इंसिडेंस हुआ, जिस तरह से वहाँ पर स्पीचेस दी गई, जिस तरह से जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे अमेरिका के जिन्होंने पॉलिटिकल नॉर्म्स को बरता, उनको बहुत टॉप रिपब्लिकन लीडरशिप ने जिस तरह से टारगेट किया, एक हैवॉक है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्रिएट हुआ, एंड दैट्स अ स्प्लिट, इट्स अ वर्टिकल स्प्लिट जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में आई।
लेकिन ये एक्सट्रीम स्प्लिट की जो वजह है वो आज की नहीं है, ये वजह बहुत पुरानी है। इसको समझने के लिए हमको न्यूट गिंग्रिच जो रिपब्लिकन पॉलिटिशियन है उनकी हिस्ट्री को समझना जरूरी है। धीरे धीरे अमेरिकन पॉलिटिक्स में न्यूट गिंग्रिच का कद ऊपर होने लगा, उनका कद बढ़ने लगा और यहीं से शुरुआत हुई पार्टीशन पॉलिटिक्स की। न्यूट गिंग्रिच जिस आइडियोलॉजी को मानते थे वो ये मानते थे कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो होते हैं उनको ख़त्म कर देना ही सबसे इम्पॉर्टेंट विक्ट्री है। और यहीं से अमेरिकन पॉलिटिक्स एक एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट, एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन और एक्सट्रीम पार्टिसनशिप का शिकार हुई। न्यूट गिंग्रिच जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो जिस आइडियोलॉजी को मानते थे वो ये मानते थे कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एनिमीज़ होते हैं और एक्सट्रीम वारफेयर के थ्रू इनको हराना चाहिए, न सिर्फ हराना चाहिए बल्कि इनको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए ताकि कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन बाकी न रहे। और इसी के लिए न सिर्फ इन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट किए बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स के जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको आइडियोलॉजिकली इस आइडियोलॉजी के ऊपर चलने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक कमिटी बनाई गो पैक के नाम से। गो पैक आने वाले रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को इन्हीं पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में ट्रेन करते थे। एंड धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एक्सट्रीमली पोलराइज्ड स्पेस। जो नेक्स्ट टूल होता है जिसके ज़रिए डेमोक्रेसीज ख़त्म की जाती हैं वो है टारगेटिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी, यानी किस तरह से किसी भी देश के, किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ उसके सुप्रीम कोर्ट और उसकी जो जुडिशरी होती है उसको सिस्टमैटिकली ख़त्म किया जाए। जो टैक्टिक इस्तेमाल होती है उसको कहा जाता है कोर्ट पैकिंग। कोर्ट पैकिंग क्या चीज़ होती है? ये एक बहुत सिंपल टूल है। जब पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती हैं और वो ये चाहती हैं कि वो जुडिशरी पे डोमिनेट करे तो वो इस टैक्टिक को इस्तेमाल करती हैं। जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में 9 जजेस हैं, अब इन 9 जजेस को आप चेंज तो नहीं कर सकते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर बड़ा चेंज लाया जाए। तो ये चेंज लाने के लिए जो 9 जजेस की बॉडी है इसको आप बढ़ाकर 15 जजेस की बॉडी बना देते हैं। जब 15 जजेस की बॉडी नई बन जाएगी तो 9 जजेस के अलावा जो नए 6 जज हैं वो अपने लॉयलिस्ट को आप बिठा देते हैं, ऐसे लोगों को आप बिठा देते हैं जो जाकर पूरी जुडिशरी में वो काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं। कोर्ट पैकिंग को समझने के लिए 2010 की हंगरी की एग्जाम्पल हम लेते हैं। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बान, जब वो जीत कर आए उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था उसका साइज चेंज कर दिया और साइज चेंज करने के बाद जो वेकेंट स्पेसेस नई बनी थी उसमें अपने लॉयलिस्ट को लाकर बिठा दिया। दिसंबर 2018 के बाद जो विक्टर ऑर्बान ने किया दैट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। उन्होंने एक एग्जिस्टिंग जुडिशरी के अलावा, एक जस्टिस सिस्टम के अलावा एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम खड़ा कर दिया जिसकी के अथॉरिटी ओरिजिनल जुडिशरी से भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो उनके लॉयलिस्ट लॉ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम हंगरी में कोलैप्स कर दिया गया। इसको कहा जाता है कोर्ट पैकिंग। और लास्ट स्ट्रैटेजी हाउ डेमोक्रेसीज डाई, इसमें जो ये डिस्कस करते हैं दैट इज मीडिया रिप्रेशन। मीडिया रिप्रेशन एंड द कंडीशन ऑफ मीडिया इन आवर कंट्री, इससे हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। मीडिया रिप्रेशन की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमको फिलीपींस से मिलती है। फिलीपींस में 2016 में रॉजर डुटेर्टे प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए और प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आने के बाद उनकी एक हार्डलाइन पॉलिसी थी अगेंस्ट दी ड्रग पेडलर्स, अगेंस्ट दी स्मॉल टाइम ड्रग यूजर्स। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डेथ स्क्वाड को अनलीश कर दिया और इस डेथ स्क्वाड ने जो रिपोर्ट्स आई है 1400 एक्स्ट्रा जुडिशियल टर्मिनेशंस किए। और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल टर्मिनेशंस की किसी भी तरह से कोई निंदा करे उस पर वो बहुत ही तेज़ी से अटैक करते थे। एक विजिलेंटे वायलेंस उन्होंने अनलीश किया एंड एनीबडी हु अपोज्ड हिज पॉलिसी वाज टेकन डाउन। यहाँ तक कि मीडिया आउटलेट्स को हाईली प्रेशराइज किया, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट टू जर्नलिस्ट को साइलेंस करना, उनको खामोश करना, उनको इंटिमिडेट करना। यहाँ तक कि एक मीडिया आउटलेट रैपलर, उसको किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया गया। और नॉट ओनली दैट, इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी ऑफ बॉट्स एंड ट्रोल्स थ्रू सोशल मीडिया जर्नलिस्ट को, मीडिया एजेंसीज को और ऐसे लोग जो मीडिया में उनका ऑपोजिशन करते हैं
सिस्टमैटिकली टारगेट किया ताकि उनके नैरेटिव को नीचे लाया जा सके। और जब इस आईटी सेल से भी उनका काम नहीं बना तो द लास्ट टैक्टिक दैट ही यूज्ड फॉर मीडिया सप्रेशन वाज फाइनेंशियल चार्जेस की मिसहैंडलिंग या फाइनेंशियल फंडिंग या फॉरेन फंडिंग के चार्जेस लगाकर उनको टारगेट करना ये किया गया। ये वो चीज़ें हैं जिनसे पूरा का पूरा मीडिया सप्रेस करने की फिलीपींस में कोशिश की गई। हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसीज एक इम्पॉर्टेंट सेटअप होते हैं जिनसे मुल्क चलाया जाता है। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए डेमोक्रेसीज को ख़त्म किया जाता है। नंबर 1, जो अनरिटन नॉर्म्स होते हैं उसको ना बरता जाए, एक्सट्रीम पॉलिटिकल पार्टीशनशिप और पोलराइजेशन किया जाए, अपने ओपोनेंट्स को एनिमी की शक्ल में उनको ख़त्म करने की सारे टैक्टिक्स यूज़ किए जाएं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को यूज़ किया जाए टू टारगेट देम। नंबर 2, जुडिशरी को कोर्ट पैकिंग के जरिए ख़त्म किया जाए, मीडिया को रिप्रेस किया जाए। दीज आर द टैक्टिक्स दैट आर यूज्ड टू किल डेमोक्रेसीज। हमारा भी देश एक डेमोक्रेसी है एंड आवर डेमोक्रेसी इज़ अंडर अ ग्रेट प्रेशर। इसको हमको समझने और डिस्कस करने की ज़रूरत है। होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, एजुकेटिव लगा हो। इफ सो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, do press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.